हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सौरभ पांडे है और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के आज के सेकंड चैप्टर की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पीवाईक्यू करेंगे वो है जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नामक चैप्टर से, जो ऑलरेडी हम लोग उम्मीद बैच में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर के पीवाईक्यू अब हम लोग करेंगे। पहले भी हम लोगों ने चैप्टर जब पढ़ रहे थे वहां पे भी कुछ सवाल किए थे, लेकिन आज ये क्लास सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास मजा लेने के लिए। देखते हैं कितने सवाल आप लोग करेंगे और उसका जवाब भी दीजिए। हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो जो क्लास में ना पढ़ाए गए हों, हो सकता है ऐसा सवाल कुछ हो, क्योंकि हमने कोशिश की है उन सभी सवालों को एक जगह इकट्ठा करने की जो हो सकता है पहले किसी रीजन से पूछे गए थे और वो क्लास में कहीं पे एनसीईआरटी के मेंशन ना हो, इस वजह से रह गए हो। तो हमने ऐसे सभी सवाल एक जगह कलेक्ट करके हम लोगों ने कोशिश की है कि देखते हैं कौन से सवाल आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं यार। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। स्टार्ट करा जाए? रेडी? स्टार्ट कर दें? चलिए देखते हैं यार, बताइएगा पहला सवाल क्या है। AIPMT 2015 ओके नीट का है। देखते हैं क्या है। जीवों में किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होते हैं? अरे वाह, क्या बात है। दो पतले दो पतले कवर जो एक दूसरे पे आसंजित होते हैं। कुछ याद आ रहा है? साबुनदानी वाला केस। क्या होता है साबुनदानी वाला केस? आप कहते हैं कि मान लीजिए ये एक इस तरीके से साबुनदानी का निचला भाग है, ये उसके ऊपर का भाग है। ये दो कवच जो है, ये दो कवच जंतु को चारों ओर से घेरे रहते हैं। कहां पे घेरे रहते हैं? किसमें घेरे रहते हैं? कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ रहा है ये किसमें घेरे रहते हैं? जवाब क्या होगा? क्या यूग्लिनॉइड? यूग्लिनॉइड में तो प्रोटीन की कवरिंग होती है, पेलिकल, तो यूग्लिनॉइड तो नहीं होगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? डायनोफ्लैगेलेट? नहीं, यहां पे तो कवच जैसी संरचना होती है। अपवंक कवच? ये भी नहीं। अपवंक कवच जो होते हैं, स्लाइम बोर्ड जो होते हैं, उसमें भी नहीं होता है। कहां मिलती है? जवाब मिलेगा क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में आपको इस तरीके की कवरिंग मिलती है। याद है ये बात? और वो भी किसकी बनी होती है? सिलिका की। किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। और वो जो सिलिका की बनी होती है, क्योंकि उसे हम तोड़ नहीं पाते हैं, तो यही आप कहते हैं नीचे इकट्ठा होती रहती है और फिर डाई एटोमेसियस अर्थ बनाती है, जिसका उपयोग फिर आगे हम लोग क्लियरिंग में करते हैं। याद है ये बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्राइसोफाइटा, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैगेलेट और अपबंक फफूंदी यानी स्लाइम मोल्ड किस जीव जगत में सम्मिलित होते हैं? क्या बात है। हम कह रहे हैं क्राइसोफाइटा, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैगेलेट और अपबंक जो फफूंद है किस जीव जगत में शामिल होते हैं? आपने विटकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। विटकर साहब ने कहा था क्या कि 5 किंगडम होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु जगत, ये नाम दिए थे। तो इनमें से ये चारों नाम किसमें हम लोगों ने पढ़े हैं? अंदाजा बताओ जरा, किसमें पढ़े हम लोगों ने? मोनेरा में? मोनेरा में तो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया होते हैं, तो मोनेरा तो नहीं होगा, है ना। कवक, कवक में कैसे हो सकते हैं क्राइसोफाइटा? ये तो आप हो ही नहीं सकते। और जंतु जगत में भी नहीं हो सकते। तो जवाब क्या होगा? प्रोटिस्टा। जवाब क्या होगा? प्रोटिस्टा। ठीक है साहब, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं यार। अगला सवाल क्या है। लैंगिक प्रजनन के दौरान दिए गए जंतु में, अच्छा ये जंतु भी एक दिया है, याद आ रहा होगा कौन सा है। युग्मक केंद्रन के विनिमय के समय निम्न में से कौन सी संरचना निर्मित होती है? क्या बात है, क्या बात है साहब। क्या पूछा गया है जरा गौर से समझिएगा। क्या पूछा गया है? यहां पे एक चित्र आया है और इस चित्र में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए जरा गौर से। क्या दिया हुआ है? ये पैरामीशियम। क्या कह रहा है? लैंगिक जनन के दौरान इस जंतु के युग्मक केंद्रक के विनिमय के समय, यानी इससे जब केंद्रक बाहर निकलता है, ठीक है, विनिमय हो रहा है, केंद्रक का आदान प्रदान हो रहा है, तो निम्न में से कौन सी संरचना निर्मित होती है? क्या प्लाज्मोडेस्मेटा निर्मित होती है? अब प्लाज्मोडेस्मेटा के लिए आपने पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा दो कोशिकाओं के बीच का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा कनेक्शन होता है जिससे जीव द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है।
लेकिन यहां बात किसकी हो रही है? केंद्रक की। तो प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है। साइटोप्लाज्मिक तंतु, साइटोप्लाज्मिक तंतु तो किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। आंतरिक नलिका, आंतरिक नलिका से कहीं भी दो जंतु आपस में नहीं जुड़ सकते, तो जवाब क्या होगा वैसे? साइटोप्लाज्मिक सेतु। ये अब आप कहेंगे ये क्या होता है? अगर आपको याद हो तो हमने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। कहां पे? जब हम लोग पढ़ रहे थे मोनेरा के बारे में क्लास में, उम्मीद बैच में। क्या आपने बताया था कि बैक्टीरिया में जब आप कहते हैं दो बैक्टीरिया एक दूसरे के सामने आते हैं तो संयुग्मन के लिए उसमें पिलाई आपस में एक संयुग्मन नलिका बना देते हैं। तो वैसे ही एक नलिका यहां भी बन रही है और वही संयुग्मन नलिका साइटोप्लाज्मिक सेतु कहलाती है, जिससे कि एक पैरामीशियम से केंद्रक दूसरे में वहां पे चला जाएगा, जो डीएनए जाएगा आगे, जेनेटिक क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ जाएगा, वो चीज जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है बेटा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सक्रिय रूप किस पर भरण करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आप पढ़ चुके हैं कहां पे? एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो आपने कहां पढ़ा था? एंटमीबा हिस्टोलिटिका आप पढ़ चुके हैं कहां पे? कहां पे? एंटमीबा किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ का। कहां का? प्रोटोजोआ का। और प्रोटोजोआ में भी आपने 4 अलग अलग क्लास पढ़ी थी। ठीक है, तो अमीबा का जो आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा है कि अमीबा के अंदर ये नाम आता है। क्या क्या नाम पढ़े थे? याद है आप लोगों को? याद करिए जरा एक बार। सिलेटा, है ना? याद है ये सभी नाम? फ्लैजेलेटा, सिलेटा। ठीक है, तो उसी में आपने अमीबा के संग इसका नाम पढ़ा था। अब अगर अमीबा के नाम पढ़ेंगे तो आपको याद होगा अमीबा में कूटपाद मिलते थे, ठीक है, चलने के लिए, उसकी बात हो रही है। तो अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका इनमें से किसके ऊपर भरण करेगा? किसके ऊपर भरण कर सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या कोई बताएगा किसके ऊपर भरण करता है इनमें से? ऑप्शंस देखिएगा क्या क्या है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है इसमें से। ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं जरा एक बार। बृहद आंत के केवल म्यूकोसा और सब म्यूकोसा से, आंत्र में विद्यमान खाद्य पदार्थ से, केवल रुधिर से, या लोहिताणु, वहम आर बड़ी आंत के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा से, किससे करेंगे? तो जवाब क्या होगा इसके लिए? बताओ जरा, इसका जवाब क्या होगा? बताओ क्या हो सकता है इसका जवाब? कोई बताएगा? क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा अलग सवाल है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कोई कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा? सक्रिय रूप किस पे निर्भर करता है? केवल म्यूकोसा सब म्यूकोसा पे नहीं, खाद्य पदार्थ से नहीं, रुधिर से नहीं, ये करता है लोहिताणु, बड़ी आंत के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा से, इस पर निर्भर करता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन मलेरिया के संबंध में सही नहीं है? मलेरिया के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, आरबीसी फट जाती है और हीमोजोइन का विमोचन होता है जिससे ठंड लगती है। अब अगर आप में से अधिकतर लोगों ने पढ़ रखा हो तो मलेरिया की लाइफ साइकिल आपने 12th क्लास में पढ़ रखी है वैसे, हालांकि अभी उम्मीद बैच में नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, मलेरिया की लाइफ साइकिल रिलेटेड है, तो एक बार जरा एक बार देखिएगा, इस सवाल का जवाब आप कर सकते हैं शायद। स्पोरोजोइट रक्त में गुणन करते हैं, मादा एनीफ्लीज मच्छर वेक्टर होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है, ठीक है, सही नहीं है कौन सा इनमें से, ये बताना है। तो भाई आप देखिए क्या लिखा है, पहला आरबीसी फट जाते हैं और हीमोजोइन का विमोचन करते हैं जिससे ठंड लगती है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ठंड लगने का कारण जो है वो क्या है कि आरबीसी के फटने की वजह से हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीमोजोइन बनाता है, उसकी वजह से। आगे अब क्या है, स्पोरोजाइट रक्त में गुणन करते हैं, ऐसा नहीं होता। स्पोरोजाइट कहां? यकृत पे, लिवर पे अटैक करते हैं, तो ये एक जवाब गलत है, यही जवाब होगा। मादा एनेफ्लीज वेक्टर होती है, बिल्कुल सही बात है, वेक्टर होते हैं। मैग्नेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो एक ऐसा मलेरिया कराता है जिसका इलाज मुश्किल होता है, तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है काफी नुकसानदायक, वो बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों का वंश सक्ष जल में प्रजनन करता है
और लार्वा जल की सतह पर समानांतर पड़े होते हैं। अच्छा, इनमें से कौन सा मच्छर ऐसा है जो कि स्वच्छ जल में प्रजनन करता है? स्वच्छ जल में कौन सा प्रजनन करता है? तो इसका जवाब क्या होगा? स्वच्छ जल में कौन सा प्रजनन करता है इनमें से? वैसे सभी नाम आपको पढ़े होने चाहिए, लेकिन इनमें एनाफिलीज जो है वो स्वच्छ जल में करता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद निम्नलिखित में से अमीबा किस फैमिली का सदस्य है? बताएं जरा। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, एनिलिडा, मोलस्का, किसका सदस्य है? बताओ जरा फटाफट, किसका सदस्य है? क्यों भाई, बताएंगे जरा एक बार, किसका सदस्य होता है? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। याद आ गया? है आसान। प्रोटोजोआ। किसका? प्रोटोजोआ का। वेरी गुड। पोरीफेरा में स्पंज आ जाते हैं, एनिलिडा में कौन आ जाता है? एनिलिडा में केचुआ, और मोलस्का में कौन आ जाता है? सीप, वो आ जाते हैं। गलत कथन चुनना है। क्या है? डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में निश्चेत पड़े रहते हैं। अच्छा, डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वंस हो जाती हैं। अच्छा, डायटम मृतिका का निर्माण डायटम की कोशिका भित्तियों से होता है और महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक है। ये सवाल का जवाब तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था। वैसे याद है क्या बोला था थोड़ी देर पहले? एक सवाल जब पढ़ा रहे थे अभी, पहले ही सवाल शायद था, उसके जवाब इससे जुड़ा हुआ है। क्या महासागर में डायटम प्रमुख उत्पादक हैं? बिल्कुल सही है, प्रमुख उत्पादक होते हैं। डायटम मृतिका मतलब जो डायटम की मिट्टी होती है उसका निर्माण डायटम की कोशिका भित्ति से होता है। बिल्कुल सही बात है, यह भी कोशिका भित्ति से होता है। डायटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल में तैरते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। डायटम की भित्ति आसानी से ध्वंस हो जाती है? नहीं होती। अभी हमने क्या बताया था? डायटम की भित्ति आसानी से टूटती नहीं है, उसे ही डायटोमेसियस अर्थ या मृदा कहते हैं। तो ये एक जवाब बिल्कुल गलत है, इसलिए जवाब हमारा ये होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कौन सा गलत है। आगे बढ़े, अगला सवाल। पैरामीशियम कोशिका द्रव्य वंशागत प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ये एक सवाल जो है ये थोड़ा सा रिलेटेड है जेनेटिक्स से भी, आनुवंशिकता से भी, वहां से भी जुड़ा हुआ है। पैरामीशियम कोशिका द्रव्य वंशानुगत प्रदर्शित करता है, यानी कोशिका द्रव्य के गुण जो उसमें होते हैं वो किससे जाते हैं? तो उसमें एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मिलता है, जैसा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कह रहे, सॉरी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स मिलते हैं। कौन से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल्स मिलते हैं? मतलब ऐसे कुछ पार्टिकल मिलते हैं जो बाहर मिलते हैं और जो कि आगे ट्रांसफर होते हैं। तो वो पार्टिकल कौन से होते हैं जो आगे ट्रांसफर होते हैं? उनमें से एक नाम है क्या? क्रोमोसोम? नहीं। न्यूक्लियर जीन? नहीं। डीएनए? नहीं। वो हैं कप्पा पार्टिकल्स, कप्पा कण। ये पैरामीशियम में मिलते हैं और ये आनुवंशिकता का भी एक सवाल हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जब हम पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो वहां पे चैप्टर का नाम भले ही एक लिखा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि उसके जो आने वाले सवाल हैं वो किसी आगे वाले चैप्टर से भी जुड़े हों। जैसा अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपका कुछ सवाल जो है मलेरिया से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मलेरिया आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, या पढ़ चुके होंगे क्योंकि आप तो 12th पास कर चुके हैं। या यहाँ पे आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्न को सुमेलित करिए। अच्छा भाई, सुमेलित करना है, चलो भाई सुमेलित करिए। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोन, क्या होगा बताओ जरा। तो कौन सा सोचे? प्रोटोजोन कौन सा है इनमें से? कौन सा है? पैरामीशियम, ठीक है। यूग्लिनोइड कौन सा है? यूग्लिना। तो डी का वन, डी का वन, अच्छा ये अलग अलग हो गया, ठीक है। और सी का टू, सी का टू किस में है? इसमें, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो जवाब कौन सा हो गया? बिना सोचे समझे ये हो गया है, नहीं हो गया? ठीक है, आप मैचिंग पूरी कर लीजिए, बात वो नहीं है, मैचिंग पूरी कर लीजिए। ए का 4 क्राइसोफाइटा में डाइटम्स आते हैं और डाइनोफ्लैजिलेट्स में कौन आ जाता है? गोनेलॉक्स, ठीक है। लेकिन हम पहले भी शायद क्लास में बोल चुके हैं कि जब मैचिंग के इस टाइप के सवाल हो तो अगर 1 या 2 भी आपको आती तो हो सकता है आपका जवाब पूरा बन जाए। एक बार देख जरूर लेना कि क्या जवाब बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक एक करके, ठीक है। इस टाइप से हमारी ट्रिक्स रहती है यार, आसानी से हो जाएंगे सवाल, क्या करना है ज़्यादा, है ना। चलिए, और टाइम सेविंग भी है यार, ज़्यादा नहीं, पढ़ा पूरा होना चाहिए, लेकिन टाइम बहुत बड़ा रोल करता है नीट में सिलेक्शन का। तो नीट में अगर हमें सफलता पानी है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं। सीलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोन से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सीलिएट्स यानी जिनमें सीलिया मिलते हैं, ठीक है। अब हम सीलिएट्स का एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पढ़ा था पैरामीशियम,
तो उसमें क्या भिन्न होता है वो बात कर रहे हैं। ये गमन के लिए कशाभिका का प्रयोग करते हैं। अच्छा, क्या इनमें अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है। ये शिकार को पकड़ने के लिए पादप का प्रयोग करते हैं। इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो किस प्रकार अलग होते हैं? क्या इनमें कशाभिक पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं? नहीं। इनमें पानी को निकालने के लिए संकुचनशील ढालियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्रॉपर, ये कोई अलग बात नहीं हुई। क्या शिकार को पकड़ने के लिए पादप मिलते हैं? नहीं। हाँ, इनमें दो केंद्रक मिलते हैं, ये खास बात है। इनमें दो केंद्रक मिलते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, इनमें दो केंद्रक मिलते हैं। इनमें दो केंद्रक मिलते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा होता है, और ये बात हम पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में, ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको अगर याद हो तो। जो छोटा होता है वो आनुवांशिकता कंट्रोल करता है। आनुवांशिकता, ठीक है, लघु केंद्रक। और जो दीर्घ केंद्रक होता है, जो दीर्घ केंद्रक होता है वो आप कहते हैं नॉर्मल उपापचय को कंट्रोल करता है। वो उपापचय को कंट्रोल करता है। आगे बढ़े। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है? सैप्रोफाइट है, यानी कौन सी ऐसा एक प्रोटिस्ट है जो सड़ी गली चीजें खाता है। ठीक है, तो सैप्रोफाइट कौन सा है? क्या डेस्मिड है? डेस्मिड तो नहीं है। क्या स्लाइम मोल्ड है? अच्छा भाई। क्या यूग्लिना है और क्या गनलॉक्स है? तो जवाब आपको खुद मिल गया होगा। कौन हो सकता है बताइए फटाफट, कौन हो सकता है? स्लाइम मोल्ड, बिल्कुल सही। स्लाइम मोल्ड इसका जवाब होगा, क्योंकि डेस्मिड या यूग्लिना ये अपना खाना, या गोनेलॉक्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े आए। चलिए साहब, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से डायनोफ्लैजिलेट के क्या लक्षण हैं? डायनोफ्लैजिलेट के लक्षण दिख रहे हैं। साबुन के डिब्बे के समान संरचना युक्त प्लैक्टोनिक सुनहरे पीले शैवाल हैं। ठीक है, शैवाल होगा ये। समुद्री लाल बाइफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट हैं। पीले, हरे, नीले और लाल रंग में उपस्थित है। पैल्की युक्त बाइफ्लैजिलेट जीभ होते हैं और मृतोपजीवी या परजीवी एक कोश की रूप होता है। बताओ जरा क्या क्या होता है इनमें से, बताओ फटाफट क्या क्या होता है। ठीक है, बताओ जरा इनमें से क्या क्या चीजें हैं। क्या इनमें जवाब आपको लग रहा है क्या होगा? डायनोफ्लैजिलेट्स के लक्षण, ठीक है, क्या होंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के लक्षण बताओ भाई। डायनोफ्लैजिलेट जो है, क्राइसोफाइटा से कंफ्यूज मत करना, डायनोफ्लैजिलेट की बात हो रही है। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं उनमें क्या आपको साबुन के आकार की तरह कोई संरचना मिलती है? नहीं, ये तो क्राइसोफाइटा में मिलती है, हमने पढ़ाया था। डायनोफ्लैजिलेट तो कवच के आकार की लगता है, बाहुबली कवच ऐसे बना होता है, याद है? तो कवच की संरचना तो यहाँ है नहीं। साबुनदानी है, साबुनदानी क्राइसोफाइटा का है, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो बाकायदा एक कवच के समान संरचना होती है। आपको याद हो इस तरीके का हमने एक बाकायदा पूरा इसकी आपको वो संरचना पढ़ाई थी इस तरीके से। ठीक है, कवच की तरह होती है इसकी कोशिका, जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। ये रही, ठीक है, ये होती है। अब इसके बाद दूसरी बात, समुद्री लाल बाइफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री लाल बाइफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा। तो बाइफ्लैजिलेट है, दो फ्लैजिला मिलते हैं, और समुद्री लाल है, पढ़ चुके हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं। पीले, हरे, भूले, नीले और लाल रंग में उपस्थित हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये सारे रंग आपको इसमें मिलते हैं। पैलिकिल युक्त बाइफ्लैजिलेट जीव है? नहीं, पैलिकिल तो हो ही नहीं सकता। पैलिकिल कहाँ मिलता है? यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना के अंदर आपको क्या मिलता है? प्रोटीन की एक कवरिंग चारों तरफ मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? पैलिकिल। क्या कहते हैं? पैलिकिल। तो ये तो नहीं होगा। और मृतोपजीवी या परजीवी ये भी नहीं होते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो जवाब क्या होगा इसका? क्या होगा? बी और सी सही है। कहां मिल रहा है? ये लिखा है
केवल बी और सी ये लिखा है। ठीक है, ये जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के दौरान, संयुग्मन के दौरान क्या होता है? अब संयुग्मन का पैरामीशियम का सवाल जनरली नहीं पूछा जाता आजकल, आज की डेट में जनरली ये सवाल एनसीईआरटी के बाहर है। ठीक है, तो अब अगर लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि सवाल यहाँ पे है और ये सवाल हालांकि कई बार आया है, लेकिन 2012 में भी जो आया है लास्ट टाइम वो एफएमसी में आया है, नीट के सिलेबस से अभी बाहर है। लेकिन क्योंकि हम इस टाइप की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस थोड़ी सी करके ले आएंगे, क्योंकि संयुग्मन पे सवाल आ सकता है कहीं से, बाई चांस पूछ लिया जाए, तो एक बार जरा देखते क्या होता है। तो पैरामीशियम में संयुग्मन से क्या जवाब होता है? 4 लघु केंद्रक में से 3 नष्ट हो जाते हैं, 12 में से 4 नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक कॉन्जुगेट में जाइगोट केंद्रक में 8 लगातार एक के बाद एक विभाजन होता है, और जाइगोट से बने 16 केंद्रकों में 12 गुरु और 4 लघु केंद्रक होते हैं। अब होता क्या है यार, देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि 2-2 केंद्रक होते हैं, तो 2-2 यानी टोटल संयुग्मन के दौरान 4 हो गए, 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, ये एक तरीका है। बाकी तो फालतू की संख्या लिखी हुई वो आप वैसे भी इग्नोर कर सकते हो। तो बहुत सिंपल से इसका जवाब होगा पहला वाला। ठीक है, 4 लघु केंद्रक जो होते हैं उनमें से आप कहते हैं 3 नष्ट हो जाते हैं, ये किसका जवाब हो सकता है। आगे बढ़े, अब क्या है इसके बाद? अच्छा, चलिए साहब, तो अब इन्होंने एक जवाब दे दिया है फिर एक बार, ये तो नीट का सवाल है, लेकिन फिर वही बात है, अभी हमने क्या कहा था, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस किसी और चैप्टर से जुड़े हो सकते हैं। अब जब आप ये सवाल देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कौन सा? मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी, 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 10। देखिए जरा एक बार सवाल और देखिए बताइए जरा क्या लिखा है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइकम साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ब्यूटरिक अम्ल, मोनस्कस परप्यूरियस सिट्रिक एसिड, और एस्परजिलस नाइगर रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक, ये लिखा हुआ है। तो इनमें से क्या जवाब सही हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सवाल का जवाब मैचिंग करनी होगी? तो देखते हैं जरा क्या है। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम क्या बनाएगा? ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम क्या बनाएगा? ये तो नाम से समझ में आ रहा है, ब्यूटरिक अम्ल बनाएगा, बिना सोचे समझे लगा दो। ठीक है, अब ए का बी है, ए का टू मतलब सवाल खत्म। क्या आगे करने की जरूरत है? क्या आगे करने की जरूरत है? ए का 4, ए का 3, ए का 1, ए का 2, लग गया। कितना तो आसान है, इससे आसान सवाल हो सकता है? यहां ब्यूट्रिकम लिखा था, यहां ब्यूट्रिक था, हमने दिमाग लगाया वहीं पेन से कर दिया। ठीक है, और हो गया। देखिए साहब जवाब देखिए, बी का 1 ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मोनस्कस परप्यूरियस ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्टेटिन बनाता है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आगे की बात है यार। ऐसे ही पीवाईक्यू करने होते हैं। फिर बता दें, नीट के अंदर आपको टाइम जो निकालना है वो इसी से निकालना है, यानी बायोलॉजी से। जितनी जल्दी आप अपना बायोलॉजी का पोर्शन खत्म करेंगे उतना समय आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट को बहुत कंट्रोल करिएगा, जितने अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल करेंगे नीट में सिलेक्शन उतने ही जल्दी आपके चांस रहेंगे। सही करना है, गलत नहीं। ये नहीं करना है टाइम मैनेजमेंट का मतलब बस आंखें बंद की और सी बी कुछ भी लगाते चले गए, है ना। ऐसा भी होता है, सी बी लगा दिया, खत्म काम, है ना, बीसी में कोई ना कोई हो ही जाएगा सही। अब ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये सारे जवाब एक जैसे हों, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके आपको जवाब देने हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है फिर एक बार। अच्छा, तो जवाब आपको मिल गया था इसका। अगला सवाल फिर एक बार मैचिंग करनी है। अच्छा भाई, क्या है? मृतजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, माइकोराइजा क्या होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? तो जवाब तो फिर एक बार मिल गया सामने ही हमें, क्या होगा। अब माइकोराइजा क्या होता है सबसे पहले करेंगे। तो माइकोराइजा क्या है, लाइकेन क्या है। अब लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन आप कहते हैं शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी है। ये रहा सी का 4। अब सी का 4 कहां है? हो गया, सी का 4, वही ट्रिक एज सच। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी ए का 2 मृतजीवी, जो मृत जीवों का अपघटन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
परजीवी जो आप कहते हैं जीवित अथवा जंतुओं पर रहते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जो किसी और का खाना लेते हैं, किसी और पर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। अब जैसे जैसे वैसे तो आप भी परजीवी हो यार, है ना कहीं माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो खाने के लिए, लेकिन हम परजीवी आपको नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि क्या कहा, मेरे नहीं लेकिन हो सकता है किसी और के, अड़ोस पड़ोस में किसी के भी आप देखते हो, क्या खोपड़ी पे जुए, ठीक है। खोपड़ी पे जुए क्या है? वो जुए जो रहते हैं वो जुए खोपड़ी से ही खून चूसते हैं, लेकिन अब क्या है, खोपड़ी के ऊपर रह रहे हैं और जो खून चूस रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का परजीवी है। कुत्ते के ऊपर वो जो कीड़े लग जाते हैं कुत्ते की सतह पे, उसमें क्या है, वो भी कुत्ते से खून चूसते हैं। तो क्या है, वो भी परजीवी हुए कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से परजीवी आपको मिलेंगे, ठीक है। और कवकमूल माइकोराइजा क्या बचा? पादप जड़ों के साथ कवक का सहजीवी था। जब पौधे की जड़ों में कवक मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल आपने पाइनस पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये आप कहते हैं क्या होता है, माइकोराइजा। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है अब। मॉरल्स और ट्रफल्स खाने योग्य होते हैं। अच्छा। क्लैबिसेप्स में एल्केलॉइड और एलएसडी का स्रोत है। वेरी गुड। कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और एस्कोबीज अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। और ईस्ट की लंबे धागेनुमा कवक तंतुनुमा तंतुकाय होती है। ये आपको बताना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? आप अगर नॉर्मल क्वेश्चन वाइज बात करो तो आपने पढ़ते इसका जवाब सोच लिया होगा। कौन सा? क्या मॉरल स्टेपल्स खाने योग्य हैं? बिल्कुल है। क्लैबिसेप्स बहुत से एल्कलॉइड और एलएसडी का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। क्लैबिसेप्स में एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड होता है, जो कि हल्का सा आपको हेलुसिनेशन करता है, यानी किसी और दुनिया में ले जाता है। थोड़ा सा हल्का सा नशा का एक तरीका है। कोनिडिया बहिजात रूप से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहिजात होते हैं। और एस्कोबीज अंतर होते हैं। एस्कोबीज क्या होता है? अंदर की तरफ एस्कस जो होता है उसके अंदर बनते हैं, जिसकी फ्रूटिंग बॉडी बनती है एस्पोकार्प, ठीक है। लेकिन ईस्ट ईस्ट तो एक कोश की होता है। ईस्ट तो एक कोश की होता है। क्या ईस्ट आपने कभी इस तरीके से धागे जैसा देखा है? नहीं। ईस्ट तो एक कोश की है। तो जब एक कोश की है तो जवाब कौन सा गलत है ये पूछा गया है, तो जवाब क्या होगा? डी। ये वाला जवाब आपका गलत होगा। ठीक है साहब, आगे बढ़े। ऐसे ही सवालों के जवाब देते रहिए फटाफट, और हम लोग आगे इस चैप्टर को खत्म करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं यार। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार को ध्यान से रखते हुए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। अच्छा, फिर एक बार मैचिंग आ गई। ठीक है, वेरी गुड, मैचिंग आ गई है। अब मैचिंग में क्या क्या करना है देखो जरा। मैचिंग में क्या क्या करना है? ईस्ट, पेनिसिलिन, तंतुबस शैवाल और क्लेमाइडोमोनास, ये नाम आपको दिए हैं, ठीक है। और इसमें से आपको मैचिंग करानी है कि कौन कौन से करते हैं खंडन, जूस्पोर, मुकुलन और कोनिडिया। वेरी गुड, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ईस्ट की। ईस्ट इनमें से क्या करता है? ईस्ट क्या खंडन कर सकता है? ठीक है, खंडन तो बहुकोशिकीय होता है, ईस्ट में तो सिंगल कोश का है। जूस्पोर नहीं, मुकुलन जी, ईस्ट में मुकुलन होता है। 1 का 3 यानी ये दो गलत हो गए। अगला अगला क्या है? क्लेमाइडोमोनास, तंतुबस शैवाल और क्लेमाइडोमोनास के अलावा पेनिसिलिन। अब पहले तंतुबस शैवाल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तंतुबस शैवाल क्या करते हैं? तो अभी हमने बताया जब बहुकोशिकीय होंगे तभी तो वो खंडन करेंगे। तो इसका मतलब तंतुबस शैवाल कैसे होंगे? बहुकोशिकीय, और क्या करेंगे? खंडन करेंगे। तो सी का क्या होगा? ए। सी का क्या होगा? ए। अब जवाब देखते हैं। सी का ए कहां दे रखा है? सी का ए क्या इसमें दे रखा है? सी का ए यहां भी है, सी का ए यहां भी है। अरे बाप रे, एक मिनट, इसमें तो डी का, ये क्या है? अच्छा, डी का देख रहे हैं। ओके, अब क्लेमाइडोमोनास की बात कर रहे हैं। ओके, क्लेमाइडोमोनास क्या है और पेनिसिलिन क्या है? तो इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास और पेनिसिलिन, इसमें क्या क्या मिलेंगे? तो क्लेमाइडोमोनास में क्या मिलेगा आपको? अब अगर हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? क्या शैवाल है या कवक है? बताओ जरा। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? कवक है या शैवाल है? बताओ जरा एक बार। तो क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास तो कवक, वो शैवाल है। तो ऐसे में क्या मिलेंगे? कोनिडिया या जूस्पोर। क्लेमाइडोमोनास में क्या मिलेगा? जूस्पोर। पेनिसिलिन में क्या मिलेगा? कोनिडिया। जवाब मिल गया क्या? जवाब मिल गया बी का 4।
ठीक है, इस तरीके से कई बार एमसीक्यू करने होते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू में इसलिए टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन सेम थे, एक जैसे फंस गए। तो जब इस टाइप के आपके पास ऑप्शन फंसेंगे तभी आपको उसमें सोचना पड़ेगा ऑप्शन वाले में, वरना अगर एक के ऊपर जवाब टिका होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है, फिर तो तुरंत आंसर मिल जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव या जीवों का जोड़ा सही वर्गीकी समूह के अंतर्गत बताया गया है? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम उसी एक जगत में आते हैं जिसमें पेनिसिलिन आती है। लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल, शैवाल होगा यहाँ पे, शैवाल एक प्रोटोजोन के सहजीवी सहचार से बना होता है। अच्छा, ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला ईस्ट एक कवक है। अच्छा भाई, बिल्कुल सही बात है, कवक ही होता होगा, है ना। और नॉस्टॉक और अमीना दोनों ही प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। अच्छा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्गीकी समूह के अंतर्गत बताया गया है, ये आपको बताना है इसमें। तो क्या बताना है? अब हमने कहा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम सब एक ही जगत में आते हैं, क्या ये सच है? क्या ये सच है? आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? क्या ये सच होता है? तो आप कह रहे हैं कि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम सभी उसी एक ही जगत में आते हैं जिसमें पेनिसिलिनियम आती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन और जो वो होते हैं क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम, वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम तो आपको मिलता है प्रोटोजोआ में और पेनिसिलिन कहाँ मिलता है? कवक में। तो इसके बाद है लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो शैवाल और प्रोटोजोन के सहजीवी से बना होता है। बिल्कुल सही बात है, लाइकेन, ये भी बिल्कुल सही बात है, लाइकेन एल्गी और फंजाई से बना होता है। तो और इसमें ये पूछा गया है ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल किया जाना ईस्ट एक कवक है। ठीक है, एक मिनट को, शैवाल और प्रोटोजोन, यार सॉरी गलत, प्रोटोजोन कवक का बना होता है ना, शैवाल और कवक का बना होता है, सॉरी, तो ये गलत कैसे हो गया? तो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये आप कह रहे हैं किस में आ रहा है? प्रोटोजोआ में। किस में आ रहा है? प्रोटोजोआ में। और ये किस में आ रहा है? ये किस में आ रहा है? प्लाज्मोडियम, बताओ फटाफट। प्लाज्मोडियम आ रहा है आपका, प्लाज्मोडियम आ रहा है स्लाइम मोल्ड में। ठीक है, अच्छा प्लाज्मोडियम वैसे स्लाइम मोल्ड में भी क्यों, क्या बोल रहे हैं हम? प्लाज्मोडियम उसमें भी तो आ सकता है, पैरा प्रोटोजोआ में। प्लाज्मोडियम अगर फ्लैल्सिफेरम की बात कर रहे हो, स्लाइम मोल्ड में तो समूह को कहते हैं ना, स्लाइम मोल्ड में जो समूह बनता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, वो कौन से समूह में इन्होंने क्या लिखा है? एक ही जगत में आते हैं जिसमें पेनिसिलिन आती है। पेनिसिलिन किस में आती है? कवक में। तो अगर हम इन दोनों को भी प्रोटोजोआ मान लेंगे तब भी वो कवक के संग नहीं आता है। लाइकेन शैवाल और कवक का होता है, तो ये भी गलत हो गया। ब्रेड और बियर बनाने में ईस्ट इस्तेमाल होता है, कवक है, ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और नॉस्टॉक और एनाबियना दोनों ही प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। अब नॉस्टॉक और एनाबियना मोनेरा के उदाहरण होते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ये प्रोकैरियोट होंगे, प्रोकैरियोट होंगे तो ये क्या होगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो जवाब क्या होगा? सी। ठीक है, सी जवाब होगा। आगे बढ़े। पाउडरी मिल्ड्यू रोग फसलों में किसके कारण होता है? अब पाउडरी मिल्ड्यू की अगर हम बात करें तो ये जवाब आपको थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स बेस होता है। एग्जाम्पल बेस मतलब कवक के उदाहरण आपको याद हैं क्या? क्या कवक के उदाहरण अगर आपको याद होंगे तो आप इसका जवाब कर लेंगे आसानी से। क्या होता है कि हमने आपको पढ़ा रखा है एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ठीक है, फाइकोमाइस्टीज, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। तो क्या उनके जवाब आपको अगर याद होंगे तो वहां पे जीवाणु है, एस्कोमाइस्टीज राइसिफी है, फाइकोमाइस्टीज है और बेसिडियोमाइस्टीज है। इनमें से पाउडरी मिल्ड्यू किसका उदाहरण होता है? तो पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो इराइसिफी से होता है। इराइसिफी, और इसका उदाहरण क्या है? एस्कोमाइस्टीज, ये रहा, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर एक बार सुमेलित करना है। यू बैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट, फाइकोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज। अब अगर आपको वही बातें एक उदाहरण याद है तो हम पहला एग्जाम में लगा लेंगे, ड्यूटेरोमाइस्टीज का लगा लेते हैं, नीचे लिखा है ट्राइकोडर्मा। तो अगर ऐसा है तो डी का वन जरा एक बार देख लो, डी का वन कहाँ है? अच्छा, ये दोनों हटा दो,
आगे देखते हैं फटाफट। फिर इसके बाद में यू बैक्टीरिया, ठीक है, और फाइकोमाइस्टीज और डाइनोफ्लैजेलेट। तो फाइकोमाइस्टीज का उदाहरण एल्ब्यूगो दिया हुआ है, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट का ये है, इसका ये आ गया, लो टिकी लगा दिया सीधे सीधे यार। मैच कर लो कौन सा आंसर होगा। ए का 4 होगा, ये रहा, ठीक है। ये हो गया जवाब। बात समझ में आ रही है। यू बैक्टीरिया में एनाबियना, यू बैक्टीरिया के अंडर में ही आपने पढ़ रखा है ब्लूरिन एल्गी, वहां पे नाम आ गया साइनोबैक्टीरिया का। डाइनोफ्लैजेलेट्स में गोनेलॉक्स का नाम आप पढ़ चुके हैं, जहरीला होता है जो। फाइकोमाइस्टीज में एल्ब्यूगो का नाम आ जाता है, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइस्टीज में ट्राइकोडर्मा जो लकड़ी के ऊपर होता है वो वाला आ जाता है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, एनाबीना साइनोबैक्टीरिया, अमीबा प्रोटोजोआ, गोनेलॉक्स डाइनोफ्लैजेलेट, एल्ब्यूगो सही नहीं है। कौन सा? अभी क्या पढ़ा था, पीछे पढ़ के आए थे, एल्ब्यूगो फाइकोमाइस्टीज, एल्ब्यूगो फाइकोमाइस्टीज पिछले वाले पे पढ़ा है। और यहाँ एल्ब्यूगो क्राइसोफाइटा से जुड़ा है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी गोनेलॉक्स डाइनो है, अमीबा प्रोटोजोआ है, एनाबीरा साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। आगे बढ़े। पौधों द्वारा मृदा में से फास्फोरस के अवशोषण में से कौन सा एक सहायता करता है? अब इनमें से फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन एक जिम्मेदार है? एजिटोबैक्टर, ग्लोमस, एस्परजिलस या ट्राइकोडर्मा? कौन सा एक जिम्मेदार होता है, फटाफट बताओ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इनमें से कौन सा जिम्मेदार होता है, तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद है क्या इसके बारे में? ये चीज आपने पढ़ी थी जो खनिज पोषण वाला चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन, वहां पे थोड़ा सा आपको अंदाजा हो सकता हो। एजिटोबैक्टर नहीं है, ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है। एस्परजिलस नहीं है, ये तो कवक होता है। ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइस्टीज का एग्जाम्पल है, कवक होता है। तो इनमें से अब कौन सा एक बचा जो आप कह रहे हैं कि मृदा के फास्फोरस के अवशोषण में मदद कर सकता है? तो वो नाम कौन सा होगा? सिर्फ एक जीवाणु, कौन सा? ग्लोमस, ग्लोमस का नाम होगा। तो ग्लोमस का नाम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। ग्लोमस जो है वो आपके फास्फोरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्ब्यूगो के लिए कौन सा कथन गलत है? अब एल्ब्यूगो फाइकोमास्टीज का उदाहरण है, कवक। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है फाइकोमास्टीज के करेक्टर दिमाग में। तो वाई फ्लैजलेट नर युग्मक है, फ्लैजला रहित नर मादा युग्मक है। दो फ्लैजला युक्त जूस्पोर हो सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। अब क्या आपको यहाँ पे ये ऑप्शन पढ़ते ही आपको फाइकोमास्टीज के बहुत सारे करेक्टर दिमाग में आ जाएंगे, क्योंकि फाइकोमास्टीज के करेक्टर में आपने पढ़ रखा है कि भाई कहीं पे भी आपकी क्या होती है, जो केंद्रक होते हैं वो बहुकेंद्र की होती है संरचना। ये एक खास बात आपने पढ़ रखी है, इसके अलावा और भी चीजें आपने पढ़ रखी है जो स्पोर और वो सब स्पोर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो खास बात है, क्या वो दिमाग में रखने वाली है, क्या यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ भी रही है ऑप्शन में? क्योंकि ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है जो कभी सही हो ही नहीं सकता है। वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? वो सही ऑप्शन जो नहीं सही हो सकता वो कौन सा ऑप्शन है, जरा बताओ। जो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, बताओ जरा कौन सा है। जैसे आप कह रहे हैं बाई फ्लैजलेट नर युग्मक, तो क्या एल्ब्यूगो में फ्लैजला मिलते हैं? क्या एल्ब्यूगो में फ्लैजला मिलते हैं? जवाब आएगा एल्ब्यूगो में फ्लैजला नहीं मिलते हैं। तो बाई फ्लैजलेट नर युग्मक यहाँ पे नहीं होगा, बाई फ्लैजलेट नर युग्मक यहाँ पे नहीं होगा, ये बात आती है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से एक कोश की सैक कवक कौन सा है? सैक, सैक का मतलब होता है एक थैलेनुमा संरचना, और सैक किसमें मिलता है? एस्कस के रूप में। कहाँ मिलता है? एस्कोमास्टीज में। अब क्या कवक में कोई एक कोश की होता है? तो अभी हम जवाब पढ़ चुके हैं, बिल्कुल होता है। कौन सा होता है? ईस्ट। तो जवाब आपका हुआ ईस्ट। ईस्ट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसियाई। क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसियाई। तो जवाब क्या होगा? सैक्रोमाइसिस। आगे बढ़े, ठीक है। अगला जवाब, क्लेडोनिया रेंजिफोरा क्या है? तो क्लेडोनिया क्या होता है? ये नाम हमारा सुना हुआ शायद होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ रखा है। कब पढ़ रखा है? इसी चैप्टर में हमने जब उम्मीद में पढ़ाया है। क्या होता है? तो क्या शैवाल में ये नाम पढ़ा है? क्या हमने ये नाम एंजियोस्पर्म में पढ़ा है? क्या कवक में पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? लाइकेन में। ये नाम हमने लाइकेन में पढ़ा है, ठीक है। ये नाम हमने लाइकेन में पढ़ा है, याद रखिएगा। आगे
एल्गी और फंजाई का सहजीविक संयोजन क्या कहलाता है? एल्गी और फंजाई यानी शैवाल और कवक का एक दूसरे के संग अगर समायोजन कर दे तो क्या कहलाता है? तो आपका तुरंत जवाब आएगा, क्या कहलाता है? लाइकेन। क्या कहलाएगा? लाइकेन कहलाएगा। लाइकेन जो होता है उसमें कवक और जो शैवाल होते हैं दोनों रहते हैं। शैवाल खाना बनाते हैं, कवक उन्हें रहने की जगह और प्रोटेक्शन देते हैं कहीं ना कहीं, और खनिज लवण देते हैं, ठीक है, और जल का अवशोषण भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवक में हेलुसिनोजन होता है? अब हेलुसिनोजन किस में होता है ये हमें बताना है। हेलुसिनोजन क्या होता है अभी हम थोड़ी देर पहले बोल चुके हैं। क्या होता है हेलुसिनोजन? हेलुसिनोजन क्या होता है यार, समझो जरा। हेलुसिनोजन का मतलब होता है कि किसी और दुनिया में पहुंच जाना, कुछ ऐसा नशीला पदार्थ जिसमें, जैसे जनरली उसके कहा जाता है सी साउंड हेयर कलर। सी साउंड हेयर कलर का मतलब है आवाजें हमें जो है वो दिखाई देने लग जाती हैं और रंग जो है वो सुनाई देने लग जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की नशीली दुनिया में अगर आप पहुंच जाएंगे, एक का चार दिखने लग जाएगा, तो उसे कहेंगे हेलुसिनोजन। तो इनमें से किसके अंदर हेलुसिनोजन की क्षमता मिलती है? न्यूरोस्पोरा, अस्टिलागो, मार्चेला, या फिर आप कह रहे हैं एमेनिटा मस्केरिया। तो इनमें से एक नाम जो आपका हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? आपको याद होगा एमेनिटा का नाम जब आप पढ़ते हैं तो एमेनिटा में एक एमेनिटा सीजेरिया भी आता है, जिसके लिए कहा जाता है जूलियस सीजर की मृत्यु उससे हुई थी। तो एमेनिटा जो है उसमें थोड़ा सा जहरीला पदार्थ या इस तरीके के पदार्थ मिलते हैं। तो इनमें जो आपका नाम दे रखा है एमेनिटा मस्केरिया, वो इसका जवाब होगा, ठीक है। एमेनिटा थोड़ा सा अलग होता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जूलियस सीजर के बारे में आपने किताबों में पढ़ रखा होगा, इंग्लिश की किताबों में शायद ये कहीं पे प्ले है, ठीक है। कबकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत होगा? कतल गलत है। कौन सा गलत है? ये एक कोश की और बहुकोश की दोनों प्रकार के हो सकते हैं कवक, बिल्कुल सही बात है। ये ससम केंद्र की होते हैं, अच्छा भाई, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, फाइकोमास्टीज होते हैं। ये सभी कवकों के शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है। ये क्या बात हुई? क्या कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है सभी कवक में? ऐसा तो नहीं होता है। यहां तो किसकी बनी होती है? काइटिन की, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन गलत है। ये सभी विषमपोषी होते हैं, सही बात है, बिल्कुल सत्य वचन, ठीक है साहब। तो गलत जो बताना था वो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। गलत कथन को चुनना है। न्यूरोस्पोरा का जैव रासायनिक अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। मॉरल्स और ट्रफल्स विषैले छत्रक है। ईस्ट एक कोशिकीय और किण्वन में उपयोगी है, और पेनिसिलिन बहुकोशिकीय और प्रतिजैविक उत्पादित करता है। तो क्या होता है? क्या न्यूरोस्पोरा का जैव रसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? क्या मॉरल स्ट्रफल्स विषैले छत्रक हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। क्या ईस्ट एक कोशिकीय और किण्वन में उपयोगी है? बिल्कुल उपयोगी है। क्या पेनिसिलिन बहुकोशिकीय और प्रतिजैविक उत्पादित करता है? बिल्कुल करता है। तो जवाब क्या सुना था? गलत। गलत कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है, ये गलत साबित हुआ, क्योंकि मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। मॉरल्स और ट्रफल्स विषैले नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके के सवाल आपको याद रखने हैं यार आगे भी, ठीक है। क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इनके जवाब आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। मॉरल्स ट्रफल्स का नाम आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एनसीईआरटी के ये अंदर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है? विश्व भर में सबसे ज्यादा अधिक पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या किसकी है? कवक, मॉस, लाइकेन, शैवाल। अरे यार ये तो बड़ा कठिन, बताओ जरा, सबसे ज्यादा कौन से मिलते हैं इनमें से? बताओ, फटाफट दिमाग लगाओ, इस सवाल को कैसे करना है। कठिन है, बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं हर जगह? क्या बताया था हमने? दाल छोड़ दो कुछ दिन के लिए, आलू छोड़ दो कुछ दिन के लिए, क्या मिलेगा? ऊपर बेहतरीन हरा हरा दाल के ऊपर बिल्कुल कवक तैर रहा है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कवक, जी, सबसे ज्यादा कवक मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायरॉइड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बायरॉइड क्या होते हैं, याद होगा आपको। क्या इनमें प्रोटीन आवरण के बिना डीएनए स्वतंत्र होता है? इनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, अच्छा। इनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, और प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, बायरॉइड्स। अब अगर हम बायरॉइड्स की बात करें तो बायरॉइड्स आपने पढ़ रखा है कि जब हमें वायरस के ऊपर से यानी विषाणु के ऊपर से प्रोटीन का कवर हटा दें तो बनते हैं बायरॉइड्स। अब बायरॉइड्स में भी स्वतंत्र रूप से हमें क्या मिल सकता है? तो स्वतंत्र रूप से हमें आरएनए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें
आप कह रहे हैं कौन सा आंसर होगा? सी। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? सी होगा। बाकी प्रोटीन के संग तो होते ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? थायराइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होती है और प्रियॉन्स में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन्स होती हैं। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो थायराइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। अच्छा भाई, बिल्कुल सही बात है। गलत बताना है, ध्यान रखना। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, बिल्कुल अलग बात है, सही बात है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप कह रहे हैं कि विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है। विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है और प्रियॉन में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती हैं। अच्छा भाई, क्या लगता है आपको कौन सा सवाल इसमें जवाब हो सकता है? बताओ जरा। ठीक है, कौन सा जवाब हो सकता है? क्या प्रियॉन्स में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं, पढ़ रखा है आपने। क्या विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होता है? बिल्कुल परजीवी होता है, क्योंकि वो तो मरी हुई चीज है, वो तो वैसे ही क्रिस्टल होती है। तो ये दोनों तो सही हो गए। थायराइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, बिल्कुल होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। अब विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, तो विषाणुओं में क्या ऐसा प्रोटीन आवरण होता है जो कि संक्रामक संगठक होता है? क्या वो बीमारी करना जरूरी होता है उसका? ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि डीएनए में होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? सी। क्या होगा? सी होगा। विषाणु में होता है एकल गुणसूत्र डीएनए आरएनए दोनों, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए या प्राक केंद्र की केंद्रक। बताओ जरा क्या जवाब होगा इसका? ए बी सी डी, फटाफट बोलो भाई क्या होगा? आप कह रहे हैं क्या मिलेगा विषाणुओं में? एकल गुणसूत्र डीएनए आरएनए, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए या प्राक केंद्र की केंद्रक। बताओ फटाफट क्या मिलेगा? तो जवाब क्या होगा आपका इतनी देर में? वायरस या विषाणु में क्या मिलता है? प्रोटीन जो है वो डीएनए को चारों ओर से घेरे रहती है। प्रोटीन जो है वो डीएनए को चारों ओर से घेरे रहती है। आगे बढ़े। तो एड्स वायरस बना होता है या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में प्रोटीन आवरण तथा अनुवांशिक पदार्थ होता है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि एड्स के अंदर, एचआईवी के अंदर आप कह रहे हैं कि प्रोटीन आवरण तथा अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, प्रोटीन के साथ एकल सूत्री आरएनए, द्विसूत्री आरएनए, एक सूत्री डीएनए या द्विसूत्री डीएनए, क्या मिलेगा आपको? बताइए जरा, क्या मिलेगा आपको? बताओ जरा, बताओ भाई फटाफट, क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ क्या मिलेगा आपको? बताओ, बोलो भाई, क्या लगता है? आरएनए मिलता है या डीएनए? पहले तो ये याद करो। एड्स के अंदर, एचआईवी के अंदर क्या मिलता है? आरएनए। बिल्कुल सही बात है, डीएनए नहीं मिलता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज याद है आपको? मिलती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलती है। अभी आप कहोगे ये भी कहाँ से आ गया? माइक्रोसिव वेलफेयर से आ गया, वहाँ से, सॉरी 8th चैप्टर से आ गया, जो डिजीज वाला चैप्टर है, रोगाणु वाला है। ठीक है, लेकिन ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, हम बार बार कह रहे हैं। तो अब डीएनए तो हटा ही दो, अब एक सूत्री या द्विसूत्री, तो एक सूत्री ही मिलेगा, द्विसूत्री नहीं मिलेगा, ये है जवाब। ठीक है, आगे। सैटेलाइट आरएनए पाया जाता है कुछ वायरॉइड में, प्रियॉन्स में, बैक्टीरियोफेज में, पादप वायरस में। सैटेलाइट आरएनए किसमें मिलता है? वायरॉइड में नहीं, प्रियॉन्स में नहीं, बैक्टीरियोफेज में नहीं, पादप वायरस में यस। ठीक है, याद रखना है। वायरस के विषय में कौन सा एक कथन गलत है? अच्छा, कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, ये सभी परजीवी होते हैं, ये तो होते हैं। इन सभी में कुंडलिनी समिति होती है, सभी में कुंडलिनी समिति हो सकती है। क्या चतुष्फलक नहीं मिलते? क्या और नहीं मिलता? ये गलत है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संश्लेषण की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। इन पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, बिल्कुल सत्य बात है, नहीं होता है, सभी पर तो नहीं लिखा है। तो कुंडली समिति होती है, जवाब ये होगा। ठीक है, इन पर कुंडली समिति वाला जवाब आपको मिलेगा। आगे बढ़े। वायरॉइड होते हैं द्विसूत्री आरएनए जो प्रोटीन कोड द्वारा ढके रहते हैं। ठीक है,
द्विसूत्री डीएनए जो प्रोटीन कोड द्वारा ढके रहते हैं, एक सूत्री डीएनए जो प्रोटीन कोड द्वारा नहीं ढके रहते हैं, एक सूत्री आरएनए जो प्रोटीन कोड द्वारा नहीं ढके रहते हैं। अभी हमने बताया था बायराइड में क्या मिलता है, आरएनए जो प्रोटीन कोड द्वारा ढका नहीं रहता है। जवाब होगा डी, ये रहा। ठीक है, जब वायरल जीनोम पोषक डीएनए से संयुक्त हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वाह, क्या जवाब है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ाया था? क्लास में। कब पढ़ाया था? जब जीवाणु पढ़ाया था। दो तरीके की साइकिल पढ़ाई थी। कौन कौन सी साइकिल पढ़ाई थी? लाइसोजेनिक और लेटिक। लाइसोजेनिक और लेटिक याद है? क्या लाइसोजेनिक याद है? अगर लाइसोजेनिक याद है तो इसका जवाब भी आपको याद होगा। जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? प्रोफेज। क्या बताया था हमने? हमने बताया था कि बैक्टीरिया का डीएनए वायरस के डीएनए से जुड़ जाता है और दोनों डीएनए एक संग जुड़ के ही फिर आगे रेप्लिकेशन करते हैं, तो वो चीज प्रोफेज कहलाती है। याद है ये बात आपको? लाइसोजेनिक जीवन चक्र की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आप कहते हैं कि एक विषाणु अगर अटैक करेगा, मान लो ये विषाणु है, ये आया, इसने अपना डीएनए इसके अंदर डाला, ठीक है, तो ये वाला डीएनए जब अंदर आएगा, ये वाला डीएनए जब यहां आएगा तो क्या होगा? कुछ देर में हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्या हम कहते हैं कि भाई, कि भाई दोनों डीएनए, दोनों डीएनए आपस में जुड़ गए, दोनों डीएनए जुड़ गए, जिसे क्या नाम दिया? प्रोफेज। क्या नाम दिया? प्रोफेज। ठीक है साहब, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायरॉइड के विषय में गलत है? प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, संक्रमण करते हैं, और इनमें आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। जरा पढ़ो और बताओ एक बार। अब बायरॉइड से संबंधित बहुत सारे सवाल हो गए, तो क्या इसमें से आपको जवाब सही लगता है कि कौन सा आपको कथन गलत लग रहा है इसमें से? ठीक है, कौन सा कथन गलत लग रहा है? ठीक है, फटाफट बताओ इनमें से कौन सा कथन गलत लग रहा है। क्या आपको इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है? होता है। क्या विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं? ये भी होते हैं। क्या संक्रमण करते हैं? करते हैं। क्या इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है? बताओ जरा, क्या इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला हो सकता है? तो जवाब क्या आएगा? जवाब क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? नहीं होते हैं, लो आणविक भार वाले होते हैं। तो इनका जवाब आएगा डी। ठीक है, याद है ये सब बातें? आपको आपको एज सच नोट्स में पढ़ाई गई हैं ये सभी। ठीक है, एज सच हमने आपको नोट्स में पढ़ाई हैं, याद रखिएगा ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। बायरॉइड विषाणुओं से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के संग डीएनए अणु होता है, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होता है, प्रोटीन आवरण के संग आरएनए अणु होता है, बिना प्रोटीन आवरण के संग आरएनए अणु होता है। फिर वही सवाल आ गया, करीब करीब उसी टाइप के सवाल बार बार आ रहे हैं। तो बायरॉइड से रिलेटेड जो सवाल है ये नीट 2017 का था, बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत कथन को चुनना था। डब्ल्यू एम स्टैनले ने दर्शाया विषाणु क्रिस्टीकृत हो सकते हैं। कंटेजियम बाइबम फ्लूइडम पद एम डब्ल्यू विजरिक ने दिया था। तंबाकू में मोजैक रोग और मनुष्य में एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है, और विषाणु फुज डी जे इबोनोस्काई द्वारा खोजे गए थे। तो इनमें से गलत कथन चुनना है। अच्छा, स्टैनले ने दर्शाया था विषाणु क्रिस्टिकलस हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंटेजियम बायोफ्लूइडम विजरक ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। तंबाकू में मोजैक रोग और मनुष्य में एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। गलत चुनना है, ये तो सही है। तो गलत कौन सा हो सकता है? बीजाणु डीजे इबोनोस्काई ज़्यादा खोजे गए थे, बिल्कुल गलत बात है। ये इबोनोस्काई ज़्यादा खोजे नहीं गए थे। जवाब ये रहा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस का जीनोम होता है, कौन सा होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस का आपको डीएनए कौन सा मिलता है? क्या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए? नहीं। एकल रज्जुक आरएनए? पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं। द्विरज्जुक? नहीं। ये डीएनए मिलता है एकल रज्जुक, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये मिलता है आपको। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आपको पढ़ा चुके हैं यार क्लास में। एज सच आपको इस टाइप की चीजें पढ़ाई गई हैं, उसी से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अगर अलग है तो उसे एक्सप्लेन हम पूरा कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भव काल कितना होता है? हाँ, ये थोड़ा सा अलग है।
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्गम काल कितना होता है। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में आपने तो डिटेल में नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो आप कहते हैं कैसा होता है, तो क्या उसका उद्गम काल 14 दिन, 20 दिन, 30 दिन और क्या है 45 दिन, कितने दिन हो सकता है। तो इसमें जो है वो उद्गम काल निकलता है 14 दिन का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 14 दिन के बाद इसका करेक्टर्स आपको दिखते हैं। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया किसके कारण होता है, टर्शियन है बेटा, टर्शियन मतलब हर तीसरे दिन बीमारी होती रहती है। तो हमने आपको बताया था मैलिग्नेंट अगर बैक्टीरिया मलेरिया की बात हो रही है तो मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब आप तो समझ जाइए कि ये बात सबसे खतरनाक मलेरिया की हो रही है। और सबसे खतरनाक मलेरिया कौन कर सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बिना सोचे समझे याद रखो, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जवाब क्या होगा इसका, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं, ओवेल नहीं, मलेरिया ही नहीं, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये सबसे खतरनाक तरीके का आप कहते हैं मलेरिया करता रहता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और अच्छा, तो ये इस तरीके के सवाल आपने कर लिए हैं, एक बार देख लेते हैं सभी सवालों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। किसी भी सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। सारे सवाल खत्म हो गए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर को खत्म करते हैं, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। आगे अगली क्लास में फिर एक बार हम लोग की मुलाकात होगी और बहुत सारे अलग अलग नए नए सवाल आपको देते आएंगे। याद रखिए अगला चैप्टर हम कराएंगे वो चैप्टर है मार्फोलॉजी। जिन चैप्टर्स को उम्मीद बैच में हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर्स को हम कंप्लीट कराएंगे और जिनको अर्जुन सर पढ़ा रहे हैं उन्हें अर्जुन सर पढ़ाएंगे। तो उम्मीद बैच में जैसे हमारा अगला चैप्टर जो हमारा पढ़ा हुआ है वो है मार्फोलॉजी का यानी शारीरिकी का, तो उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे कि भाई मार्फोलॉजी कैसे आपने क्या क्या सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए और कोशिश करिए कि जितने सवाल आपको हमने दिए हैं उनमें से ज़्यादा आप कर पाएं। इस सही उम्मीद से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे, इसी उम्मीद में फिर एक बार आगे मिलने की बात करते हैं और अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, सी यू, बाय बाय।